अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 है, BBA थर्ड सेमेस्टर, और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों मैनेजेरियल अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने कास्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे बच्चों। आज हम मज़ीद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कास्ट से रिलेटेड। तो लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने मटेरियल के बारे में पढ़ा था, तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में। लेबर क्या होती है? तो ऊपर लिखा हुआ बच्चों, वर्क फोर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लेबर। कोई भी बच्चों आप प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो वर्क फोर्स यूज़ होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उसको हम लेबर कहते हैं। तो कास्ट पेड टू लेबर इज कॉल्ड लेबर कास्ट। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। जी बच्चों, जो भी हम लेबर को पेमेंट करते हैं, काम करने के बदले उनको पैसे देते हैं, उसको हम बच्चों लेबर कास्ट कहते हैं। इसको बच्चों फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होती है? वो लेबर जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, मतलब जो चीज़ें बनाती हैं, वो लोग जो कि डायरेक्टली रॉ मटेरियल के ऊपर काम करते हैं और उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं बच्चों डायरेक्ट लेबर। वो लेबर जो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि रॉ मटेरियल पे काम करते हैं और उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। जैसे कि बच्चों फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर काम करता है, तो कारपेंटर जो है वो डायरेक्टली जो है वो लकड़ी पे काम करता है और उससे फर्नीचर बनाता है, तो इसलिए जो कारपेंटर होगा वो आपका डायरेक्ट लेबर में आएगा। ऐसे ही टेलर मास्टर है, वो जो है वो कपड़े के ऊपर काम करता है और जो है वो आपको अनसिला कपड़ा उसको देते हैं, तो वो आपको कपड़े बना के देता है उससे। तो जो टेलर मास्टर है वो भी हमारा डायरेक्ट लेबर में आएगा। तो इसी तरह से बच्चों कोई भी लेबर जो कि मटेरियल के ऊपर काम करके उसको जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। लिखा वर्कर्स वर्किंग ऑन मटेरियल टू कन्वर्ट दैम इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। और कास्ट पे टू डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर कास्ट। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हैं, कारपेंटर है, टेलर है, तो ये हमारी डायरेक्ट लेबर में आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली काम करते हैं मटेरियल के ऊपर और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इनडायरेक्ट लेबर, जी बच्चों इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है? ऐसी लेबर जो कि डायरेक्टली तो काम नहीं करते, लेकिन जो डायरेक्ट लेबर होती है उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस लेबर को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको ये सपोर्ट कर रही होती है, उसको ये हेल्प प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि बच्चों डायरेक्ट लेबर, जैसे अभी हमने बात की कारपेंटर है, तो उसके साथ कोई हेल्पर होगा जो उसको जो है वो मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, या उसके लिए जो है वो मार्केट से कोई चीज़ें लेके आ रहा है। तो देखिए वो डायरेक्टली तो काम नहीं कर रहा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, लेकिन जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उसको वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी लेबर जो कि डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन उस प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। तो लेबर विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट बट हेल्प द डायरेक्ट लेबर इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। कास्ट पे टू इनडायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर कास्ट। जी बच्चों इनडायरेक्ट लेबर को जो हम कास्ट पे करेंगे वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर कास्ट होगी। इसकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। सिक्योरिटी गार्ड, जी बच्चों जैसे फैक्ट्री के बाहर या स्टोर रूम के ऊपर हमने जो है वो कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखा होता है, उसको हमने सैलरी पे करनी होती है। इसी तरह से बच्चों इसमें मजीद है मटीरियल हैंडलर। तो स्टोर रूम के अंदर बच्चों हमने कोई आदमी रखा होता है जो कि मटेरियल जो है वो आपको देता है, वहाँ से इशू करता है, वहाँ से मटेरियल को वो रिसीव करता है। क्लीनर है, फैक्ट्री के अंदर कोई आदमी है जो कि सफाई का काम कर रहा है। सुपरवाइज़र है, जी बच्चों सुपरवाइज़र क्या करता है? वो फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको वो सुपरवाइज कर रहा होता है, वो वहाँ पे खुद तो डायरेक्टली काम नहीं करता, लेकिन उनको वो क्या करता है? सुपरवाइज करता है। ऐसे ही इंजीनियर जो है ये भी जो है वो गाइड करता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम हो रहा होता है उनको ये गाइड करता है, उनको जो है वो प्लान बना के देता है। तो ये वो सारे लोग हैं जो खुद तो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को ये हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये हमारी इनडायरेक्ट लेबर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, हमने बात की थी मेनली जो हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ था, हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कास्ट की। तो हमने बात की थी दो किस्म की कास्ट होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है
और एक होती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के अंदर फिर हमने फर्दर उसको डिवाइड किया था 3 हिस्सों में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। तो कल वाले लेक्चर के अंदर मटेरियल के बारे में पढ़ा था, तो उसी के आगे आज हमने लेबर पढ़ा और बच्चों उसी का ये तीसरा पोर्शन था ओवरहेड। इसको हम बच्चों ओवरहेड भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। तो बच्चों कोई भी आपने प्रोडक्शन करनी है, उस प्रोडक्शन के अंदर हमेशा 3 किस्म की चीज़ें आएंगी, मटेरियल लगेगा आपका, लेबर उसमें लगेगी और तीसरे नंबर पे ओवरहेड लगेगा। तो ओवरहेड क्या होता है बच्चों, लिखा हुआ ऑल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर कॉल्ड ओवरहेड। जी बच्चों कोई भी आपने प्रोडक्शन करनी है, उस प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे बच्चों आपके ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहलाएंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे के सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आएंगे। जैसे कि बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल की भी हमने कल बात की थी, इनडायरेक्ट लेबर ये भी हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। तो बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आता है। जैसे हमने अभी बात की डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे ही ओवरहेड में आएंगे। इसी तरह से पावर, जी बच्चों फैक्ट्री के अंदर मशीनरी को चलाने के लिए हमें पावर की ज़रूरत है, हीट एंड लाइट। और इसी तरह से बच्चों डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो बच्चों जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है और वहाँ पे मशीनरी यूज़ हो रही है उसकी जो डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स, मशीनरी की रिपेयर वगैरह हमें करवानी पड़ती है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। तो बच्चों ये सारे खर्चे जो हैं ये हमारे पास ओवरहेड के हेड में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंडर आएंगे। क्योंकि हमने अभी बात की डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा कोई भी आप प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आएंगे। तो इनके अलावा भी बच्चों बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर। तो ये हमारे पास बच्चों 3 जो है वो मेन कास्ट थी। कोई भी आप प्रोडक्शन करते हैं उसमें आपके पास मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को हम शॉर्ट में FOH भी कहेंगे, इसको हम शॉर्ट में FOH भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में हमने बच्चों बात की थी मार्केटिंग और सेलिंग से रिलेटेड जितने भी हमारी कास्ट होती है वो हमारे पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो हमारे खर्चे होते हैं वो सारे के सारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि बच्चों हमने बात की थी मार्केटिंग और सेलिंग कास्ट, मार्केटिंग या सेलिंग कास्ट, तो ये हमारे पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो नहीं आ रहे, लेकिन चीज़ों को मार्केट में अगर आपने सेल करना है तो उसके लिए बच्चों आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग एंड सेलिंग के बगैर आपकी चीज़ जो है वो मार्केट में सेल नहीं होगी। तो मार्केटिंग और सेलिंग कास्ट क्या होती है, कास्ट इनकर्ड ऑन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्केटिंग कास्ट। जी बच्चों चीज़ों की मार्केटिंग या सेल करने के ऊपर जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे कि बच्चों इसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स, ट्रैवल, जो आपके पास सेल फोर्स होती है वो ट्रैवल करती है मार्केट में जाके आपकी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाती है बच्चों। इसके ऊपर जो भी आपके पास पेट्रोल वगैरह के खर्चे आएंगे वो सारे इसमें शामिल होंगे। सेल कमीशन एंड सैलरीज, जी बच्चों जो आपने सेलमैन रखे हुए हैं उनकी जो आप कमीशन पे कर रही है उनकी सैलरीज है। कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग फिनिश गुड्स, जब आपकी चीज़ जो है वो प्रोडक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है, आपने उसको किसी गोदाम के अंदर जो है वो स्टोर करना है सेल करने से पहले, तो वो भी आपके पास मार्केटिंग एंड सेलिंग में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, आपने बच्चों गाड़ियाँ रखी होती हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो रिटेलर होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चीज़ों की, तो उसके ऊपर जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे हमारे मार्केटिंग या सेलिंग कॉस्ट के अंदर आएंगे। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसके नाम से बच्चों पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के ऊपर जितने भी खर्चे आती हैं मार्केटिंग और सेलिंग के अलावा, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के ऊपर जो खर्चे आते हैं बच्चों वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। तो लिखा कॉस्ट इनकर्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसके अंदर बच्चों आपके पास अकाउंटिंग फ़ी, जो आपने अकाउंटेंट वगैरह रखा हुआ है उसको सैलरीज वगैरह पे कर रही हैं, फ़ी वगैरह पे कर रही हैं, ऑडिट फ़ी है, किसी से आप जो है वो ऑडिट करवा रहे हैं अपने बिजनेस का, जनरल मैनेजर सैलरी, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एटसेट्रा। तो बच्चों ये आपके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर आ रहे हैं। जी बच्चों उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स कास्ट।
फिक्स कास्ट बच्चों क्या होती है, उसके नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा, फिक्स कास्ट ये ऐसी कास्ट होती है जो कि फिक्स्ड होती है, मतलब इसकी जो कास्ट, इसकी जो अमाउंट होती है वो अनचेंज होती है टोटल वाइज। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिखा हुआ पोर्शन ऑफ कास्ट विच रिमेन अनचेंज टोटल वाइज बट चेंज यूनिट वाइज। ऐसी कास्ट जो कि टोटल अनचेंज होती है, मतलब आपका प्रोडक्शन लेवल जो है वो बढ़े या कम हो, टोटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यूनिट वाइज वो चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ फॉर एग्जांपल अ फैक्ट्री बिल्डिंग हैज़ अ रेंट ऑफ ₹50,000, इट विल बी अनचेंज इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल। फॉर एग्जांपल एक आपने फैक्ट्री जो है वो रेंट पे ली है जिसका रेंट है 50,000 पर मंथ। अब बच्चों लिखा हुआ इट विल बी अनचेंज इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल, तो बच्चों आपका प्रोडक्शन लेवल चाहे बढ़े या कम हो, आपका रेंट जो है वो 50,000 ही रहेगा। इफ़ वी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट फैक्ट्री रेंट विल बी ₹50,000। अगर हम बच्चों 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो हमारा रेंट जो है वो 50,000 होगा। इफ़ वी प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स स्टिल फैक्ट्री रेंट विल बी 50,000। अगर हम 10,000 से बढ़ के 20,000 यूनिट्स बनाना शुरू कर दें तो बच्चों देखें हमारा रेंट फिर भी 50,000 ही रहेगा। तो यहाँ से बच्चों आपने देखा कि रेंट के ऊपर हमारे प्रोडक्शन लेवल का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर हम प्रोडक्शन लेवल जो है वो 5,000 पे ले आए तो फिर भी हमारा रेंट जो है वो कितना रहेगा, 50,000 ही रहेगा। तो यहाँ से बच्चों साबित हुआ कि फिक्स कास्ट होती है वो टोटल वाइज अनचेंज होती है। आपकी प्रोडक्शन जो है वो 10,000 से 20,000 पे आ जाए या फिर 10,000 से 5,000 पे आ जाए, तो आपका रेंट जो है वो 50,000 ही रहेगा। It means production level increase or decrease, it will have no effect on factory rent, so it is fixed cost। लेकिन बच्चों यूनिट वाइज जो है ये आपका जो रेंट है वो चेंज होता रहेगा, बट यूनिट कॉस्ट विल बी चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल। इसको मजीद जो है ये दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इफ फैक्ट्री रेंट इज ₹50,000 एंड प्रोडक्शन लेवल इज 10,000 यूनिट्स, देन फैक्ट्री रेंट पर यूनिट विल बी ₹5। अगर हम पर यूनिट के हिसाब से बात करें तो अगर हम 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, ये देखिए 50,000 रेंट था, 10,000 से इसको डिवाइड करें तो आपका रेंट पर यूनिट के हिसाब से कितना पड़ रहा है, ₹5। प्रोडक्शन इंक्रीज टू 20,000, अगर आपकी प्रोडक्शन 10,000 से बढ़ के 20,000 यूनिट्स हो जाती है, देन फैक्ट्री रेंट पर यूनिट विल बी ₹2.5। तो 50,000 को 20,000 पे हमने डिवाइड किया तो रेंट आपका 2.5 बन रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि हमारा जो फैक्ट्री का रेंट है टोटल वाइज तो वो 50,000 ही रहेगा चाहे आपकी प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, लेकिन अगर हम पर यूनिट वाइज देखें तो हमारा रेंट जो है, अगर प्रोडक्शन 10,000 थी तो हमारा रेंट ₹5 था, अगर प्रोडक्शन जो है वो 10,000 से बढ़ के 20,000 हो गई तो हमारा रेंट जो है वो कितना हो गया, 2.5। इसी तरह से बच्चों प्रोडक्शन लेवल जब चेंज होगा तो हमारा जो रेंट है पर यूनिट के हिसाब से वो क्या होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा, वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन टोटल जो हमारा रेंट है फैक्ट्री का वो हमेशा 50,000 ही रहेगा। तो यहाँ से बच्चों साबित हुआ कि हमारी जो फिक्स कास्ट होती है वो क्या होती है, रिमेन अनचेंज टोटल वाइज। टोटल वाइज ये अनचेंज होती है, बट यूनिट वाइज ये क्या हो जाती है बच्चों, चेंज होती रहती है। तो ये फिक्स कास्ट की डेफिनेशन मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट बच्चों क्या होती है, ऐसी कास्ट जो कि टोटल वाइज चेंज होती रहती है लेकिन यूनिट वाइज अनचेंज होती है। पोर्शन ऑफ कास्ट विच रिमेन अनचेंज यूनिट वाइज बट चेंज टोटल वाइज। जी बच्चों ये फिक्स कास्ट के उल्ट है, ये यूनिट वाइज तो अनचेंज होती है लेकिन टोटल वाइज चेंज होती रहती है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट ₹10 पर यूनिट। जी बच्चों हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उस मटेरियल की जो कास्ट है वो ₹10 पर यूनिट है मटेरियल की। इफ प्रोडक्शन लेवल इज 10,000 यूनिट्स। जी बच्चों अगर हम 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 1 यूनिट ही मटेरियल का हमें रिक्वायर्ड है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी टोटल कास्ट कितनी आएगी, टोटल कास्ट विल बी ₹1 लाख। जी बच्चों 1 लाख कैसे आया, 10,000 हम यूनिट्स बना रहे हैं और 1 यूनिट की जो कास्ट थी वो कितनी पड़ रही है, ₹10। तो 10,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 10,000 यूनिट्स बनाने की हमारे पास जो टोटल कास्ट आएगी मटेरियल की वो 1 लाख आएगी। इफ प्रोडक्शन लेवल इज 20,000 दैन टोटल कास्ट विल बी ₹2 लाख। जी बच्चों अगर हम 20,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो 20,000 इंटू 10 करेंगे तो टोटल आपके पास मटेरियल की जो कास्ट आ रही है अब वो 2 लाख आ रही है, बट यूनिट कास्ट इज स्टिल
10। जी बच्चों, आपने देखा कि हमारे पास जो मटेरियल की यूनिट कास्ट थी वो पहले भी 10 थी और अब भी 10 है, लेकिन टोटल वाइज हमारी जो कास्ट है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो 1 लाख कास्ट पड़ रही है, 20,000 यूनिट्स बनाएंगे तो 2 लाख आपकी टोटल कास्ट पड़ रही है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल कास्ट या मिक्स कास्ट। सेमी वेरिएबल कास्ट या मिक्स कास्ट बच्चों ऐसी कास्ट होती है जिसके अंदर फिक्स कास्ट भी शामिल होती है और उसमें वेरिएबल कास्ट भी शामिल होती है। लिखा हुआ कास्ट विच इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट इज कॉल्ड वेरिएबल कास्ट। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ सेमी वेरिएबल कास्ट। जी बच्चों, जो बिजली का बिल आता है वो हमारा सेमी वेरिएबल होता है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम एंड अदर टैक्सेस। जी बच्चों, जो हमारे पास बिजली का बिल आता है उसमें हमारे पास एक तो वो पोर्शन होता है जितनी हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की होती है और कुछ उसके अंदर आपके पास टैक्सेस होती हैं। तो बच्चों जो बिल फॉर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरिएबल। जी बच्चों, जो हम बिजली यूज़ करते हैं उसका जो बिल होता है वो वेरिएबल होता है। अगर ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे तो बच्चों ज़्यादा बिल आएगा, कम बिजली यूज़ करेंगे तो कम बिल आएगा। लेकिन उसके अंदर जो टैक्सेस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। आपने देखा होगा उसके अंदर बिल अगर आप देखें कभी तो उसके अंदर बहुत सारे जो है वो उसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड होती हैं। उसमें मीटर का बिल शामिल होता है, मीटर का उसके अंदर रेंट शामिल होता है। ऐसे ही आपने अगर बिल देखा हो कभी तो उसके ऊपर जो है वो टीवी की फ़ी यूज़ हो उसके अंदर शामिल होती है और इसी तरह से बहुत सारे टैक्सेस होती हैं। तो बच्चों अगर हम बिल्कुल भी बिजली इस्तेमाल ना करें तो वो जो टैक्सेस होती हैं उसका बिल आपको फिर भी आएगा। अगर आपका बच्चों बंद मकान है, वहाँ पे आप बिजली बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, आपका मीटर लगा हुआ है, तो आपको फिर भी बिल आएगा थोड़ा सा। तो वो बिल बच्चों जो आपके पास बिजली बिल्कुल ना इस्तेमाल करने की वजह से आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है? वो जो टैक्सेस हैं जो कि कंजम्पशन के साथ जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें आपको वो बिल आएगा ही आएगा। लेकिन आप अगर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास बिजली का बिल भी उसमें शामिल हो गया आएगा। अगर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा और अगर थोड़ी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास थोड़ा बिल आएगा। तो इस तरह से बिजली का जो बिल होता है ये एक सेमी वेरिएबल कास्ट है। तो इसी तरह से बच्चों बहुत सारी कास्ट हो सकती है जो कि सेमी वेरिएबल होती हैं। जैसे कि बच्चों कुछ लोग हमारे पास काम करते हैं कमीशन प्लस सैलरी के ऊपर। तो बच्चों उनका जो सैलरी का पोर्शन होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो कमीशन वाला पोर्शन होता है वो उनका वेरिएबल होता है। जो सैलरी वाला पोर्शन होता है फॉर एग्जांपल 20,000 प्लस कमीशन हमने कहा 10% है, तो 20,000 जो है वो तो हमने हर सूरत में पे करनी है और जो उसका आगे 10% है वो वर्किंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनके ज़्यादा पैसे बनेंगे, थोड़ा काम करेंगे तो उनके थोड़े पैसे बनेंगे। तो ऐसी कास्ट जिसमें दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल होती हैं उसको बच्चों हम सेमी वेरिएबल कास्ट कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास आज कुछ कास्ट से रिलेटेड जो है वो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ज़रूर मैसेज करके पूछिएगा, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।